मैं भारत में एक ऐसा वर्ग पैदा करना चाहता हूँ जो खून और शकल से तो भारतीय हो, लेकिन जिसके सोचने का नज़रिया, जिसके विचार बिल्कुल हम अंग्रेज़ों जैसे हों। और यही वो वर्ग होगा जो भारत में पश्चिमी विचारधारा फैलाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, ये उद्बोधन 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है। लॉर्ड मैकाले कौन था, क्या था, सबको पता है। उसका जीवन चरित्र नहीं सुनाऊंगा मैं, लेकिन जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि इसी मैकाले ने भारत की प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित करते हुए पूरे देश में अंग्रेजी शैक्षिक नीति लागू की। ये वही समय था जब अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार करते हुए जगह जगह कई गुरुकुल तोड़े गए और उनके स्थान पर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए। ब्रिटिश संस्थाओं में कार्यरत सभी भारतीय अधिकारियों कर्मचारियों को अपने बच्चों को इन्हीं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने का फरमान जारी किया गया। दोस्तों, ब्रिटिश अधीन भारत में ये सब हो रहा था वो तो समझ में आता है, लेकिन आज़ाद भारत में तत्कालीन सत्ताधारियों का इस पर मौन धारण कर लेना समझ से परे है। और इन्हीं सत्ताधारियों के इसी मौन का परिणाम है कि भारत में आज भी मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपंग बना दिया है। भारत में उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होने के कारण आज विश्वविद्यालयों से विद्यार्थी विकलांग स्नातक बनकर निकल रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इंजीनियर भारत में हैं, लगभग दुनिया के 25%। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि हमारे इन्हीं इंजीनियर्स पर, इनकी कार्यकुशलता पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 94% इंजीनियर काम पर रखने के लायक नहीं हैं। दोस्तों, ये सब दिखाकर मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन ये आज के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। आज हम अपनी हर समस्या के लिए यूरोप की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन की तर्ज पर हमारे देश में नीतियां बनाई जाती हैं। रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस में क्या चल रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अमेरिका में ट्रंप का जुकाम भी हमारे मीडिया हाउस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट होती है। अमेरिका ब्रिटेन के पद चिन्ह पर चलकर हमारे डेवलप्ड बनने की बात तो समझ में आती है, लेकिन उन्हीं की भाषा का अनुकरण करके ये समझ में नहीं आता। दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसी सैकड़ों रिसर्च हो चुकी हैं जो चीख चीख कर बताती हैं कि वो बच्चा जो अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान जैसे विषय पढ़ता है ज़्यादा आगे है उस बच्चे की तुलना में जो यही विषय किसी दूसरी भाषा में पढ़ता है। यूनेस्को के अगर दिशा निर्देशों की माने तो यूनेस्को एकदम साफ साफ कहता है कि यह सार्वभौमिक सत्य है, यानी 100% सिद्ध है कि किसी बच्चे को पढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम उसकी मातृभाषा है। किसी अनजान और नई भाषा की तुलना में बच्चा अपनी मातृभाषा में ज़्यादा जल्दी सीखता है। तुर्की में हुए एक हालिया शोध में सामने आया है कि जो छात्र विज्ञान किसी विदेशी भाषा में पढ़ते हैं वो भ्रांतियों से भरे होते हैं, जिनमें अपने विषय के प्रति पकड़ बहुत कमज़ोर होती है। भारत में होने वाली ऐसी ही एक रिसर्च का हवाला मैं आपको अपने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। इन सब के बावजूद भी जब ये एकदम सिद्ध हो चुका है कि अच्छी साइंस केवल मातृभाषा में ही सीखी जा सकती है, लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ फिर भी भाग रहे हैं। लोगों का अंग्रेजी शिक्षा की तरफ यह हुजूम यूं ही नहीं है। इसका कारण है सरकार की निरंकुश नीतियाँ, जिसने सभी भारतीय भाषाओं को नकारते हुए केवल अंग्रेज़ी को ही उच्च और व्यावसायिक शिक्षा का माध्यम बना रखा है। देश में इतने सारे IITs, IIMs, एम्स मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद भी पिछले 70 सालों में हम कुछ भी ऐसा इजाद नहीं कर पाए हैं जिस पर हम गर्व करके कह सकें, छाती तान कर ये कह सकें कि हमने दुनिया को ये दिया है। दोस्तों, अगर मैं गलत हूँ तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और भारत की इसी स्थिति का सीधा सा मतलब है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी बदलने की सख्त ज़रूरत है। आज भारत में स्कूली शिक्षा का विकास एक गैर व्यवस्थित भाषा नीति के तहत हो रहा है। इसके भयानक परिणाम हम भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे। आज देश में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की होड़ लगी है, और वो भी तब जबकि घरों में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती। स्कूलों में अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ाने के नकारात्मक परिणाम अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।
ऐसे बच्चे ना तो अपनी मातृभाषाओं में और ना ही अंग्रेज़ी में सहज तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। पढ़ाई का माध्यम अंग्रेज़ी होने के कारण ये बच्चे खुद को बहुत ही असहज महसूस करते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव उनके बौद्धिक विकास और रचनात्मकता पर पड़ता है और यहीं से उनमें आत्मविश्वास क्षीण होने लगता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति को उसकी मातृभाषा में लिखे किसी लेख को याद करने में जितना समय लगता है, उसका 6 गुना ज़्यादा समय उसी व्यक्ति को किसी दूसरी भाषा में लिखे लेख को याद करने में लगता है। सोचो कितना अत्याचार कर रहे हैं हम अपने बच्चों पर, कितना बोझ लाद रखा है हमने उनके छोटे से दिमाग पर। दोस्तों, आज के ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ अंग्रेज़ी को प्राथमिक भाषा के रूप में पढ़ाते हैं, ऐसी व्यवस्था केवल उन उच्च शिक्षित वर्ग के परिवारों को ही लाभान्वित कर सकती है जहां 2-3 पीढ़ियां अंग्रेज़ी माध्यम में पढ़ चुकी हों, जहां अक्सर उनके माता पिता, मित्र, रिश्तेदार अंग्रेज़ी में बातचीत करते हों। भारत में ऐसे परिवारों की संख्या बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। यहाँ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जहाँ 70% आबादी गाँव में निवास करती है, जहाँ अंग्रेज़ी का नाम और निशान भी नहीं है, और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अपने घरों में और अपने घरों के बाहर अपने बच्चों को अंग्रेज़ी वाला माहौल नहीं दे सकते। अगर साफ साफ कहूँ तो 92% से ज़्यादा भारतीय इस व्यवस्था से लाभ नहीं उठा सकते। आज इन कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे अंग्रेज़ी बोलने के नाम पर रटे रटाए कुछ टूटे फूटे वाक्यांशों के अलावा शायद ही 2 शब्द बोल पाते हैं। अगर आप इनकी सुबह की असेंबली प्रेयर देखें, जहाँ सारे बच्चे स्कूल प्रेयर को तोते के फैशन में गाते हैं, जिसको कम से कम अंग्रेज़ी तो नहीं कहा जा सकता और जिस पंक्तियों का मतलब भी शायद किसी को पता नहीं रहता। अब आप ही बताइए कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकलने वाला एक विद्यार्थी देश सेवा में अपना पूर्ण योगदान कैसे दे सकता है। कुछ दूरदर्शी लोग इस पर यह भी तर्क देते हैं कि अंग्रेज़ी में हम भारतीयों की कुशलता पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी और एक समय बाद पूरा भारत अंग्रेज़ी में हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 150 साल की अंग्रेज़ी शिक्षा के बाद आज केवल 10% भारतीय ही ठीक ठाक तरीके से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। 150 साल में केवल 10%। अगर इस हिसाब से पूरे 100% भारतीयों को अंग्रेज़ी सिखानी हो तो इसमें 1500 साल का वक्त लगेगा। आज जब एक विद्यार्थी को अपना सामर्थ्य नई नई चीज़ें खोजने में, ज्ञान विज्ञान में लगाना चाहिए, तब उसका ज़्यादातर वक्त डिक्शनरी के बीच में पेज पलटते हुए निकल जाता है। जिस उम्र में उसे अपने अंदर नए कौशल विकसित करने चाहिए, तब वह अपना ज़्यादातर समय अंग्रेज़ी सीखने में झोंक देता है। अंग्रेज़ी भाषा में हम भारतीयों की निपुणता तो किसी से छिपी नहीं है। 2019 के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंडेक्स के अनुसार भारत अंग्रेज़ी भाषा में दक्षता के मामले में 34वें नंबर पर आता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सूची में केवल गैर अंग्रेज़ी भाषी देश ही लिए जाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल दर साल अंग्रेज़ी दक्षता में गिरावट देखी जा रही है। भारत जो 2016 में 22वें स्थान पर था, 2017 में 27वें स्थान पर और अब 34वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस इंडेक्स से एकदम स्पष्ट है कि हम ना तो अंग्रेज़ी में ही निपुण हो पाए और ना ही अपनी भारतीय भाषाओं में। हमसे तो अच्छे चीन और जापान हैं, जो भले ही इस इंडेक्स में हमसे बहुत नीचे हों, लेकिन जो आज अपनी भाषाओं के साथ आज इन अंग्रेज़ी देशों को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। हमारी सरकारों ने तो भारतीय भाषाओं को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया है। देश के विकास हेतु मानवीय संसाधनों का सही प्रयोग ना करते हुए उसके सामर्थ्य को एक गलत दिशा में झोंक दिया है। दोस्तों, आज जिस भाषाई नीति पर हम चल रहे हैं, इसको देखकर ये कहना बिल्कुल उचित है कि हम अगले 100 सालों में ज़्यादातर भारतीय भाषाएं खो देंगे। ऐसे में हमें दक्षिणी अमेरिका को नहीं भूलना चाहिए, जो हमसे कुछ 100 साल पहले आज़ाद हुआ। आज वहाँ की सब मूल भाषाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। स्पेनिश, पुर्तगाली, जो उनके उपनिवेशों की भाषाएं हुआ करती थीं, आज उनकी मातृभाषाएं बन चुकी हैं। दोस्तों, हमें इन देशों से सबक लेने की ज़रूरत है। जगह जगह आपस में, मित्रों से, रिश्तेदारी में इस बात पर खुलकर अपने विचार रखने की ज़रूरत है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है। अगर जो व्यक्ति फिर भी ना माने तो उसे ले आइए हमारी इस गैलरी में।
अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।